सुल्ताना डाकू जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। फूलन देवी से लेकर मलखान सिंह और वीरप्पन तक आप लोगों ने कई सारे डाकुओं के नाम सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको जो सुल्ताना डाकू के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी कहानी इतनी ज्यादा दिलचस्प है कि वीडियो के अंत तक आपके लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा कि सुल्ताना डाकू था या फिर क्रांतिकारी। तो क्या है असली कहानी, चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि साल 1920 के दौरान उत्तर प्रदेश में सुल्ताना डाकू का जन्म मुस्लिम भातु कबीले में हुआ था। भातु अपने आप को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। वो मानते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के हाथों राजा महाराणा प्रताप की हार के बाद भातु समुदाय के लोग भागकर देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए, लेकिन फिर अंग्रेज सरकार में भातु समुदाय के लोगों को अपराधी घोषित कर रखा था और अंग्रेज लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। हालांकि समाज के लोगों को लेकर सामाजिक धारणा भी यही थी कि जहां इस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग काफी प्रसिद्ध चोर डकैत की श्रेणी में आते थे और इसी समुदाय में जन्मे सुल्ताना की कदकाठी बिल्कुल भी रौबदार नहीं थी, जो आमतौर पर डकैतों की होती है। दुबला पतला और काला रंग का सुल्ताना बहुत ही साधारण सा दिखता था, जिसे कहीं से भी देखकर ये नहीं कह सकते थे कि ये एक डाकू है। लेकिन आगे चलकर यही लड़का उत्तर प्रदेश का सबसे खूंखार डाकू बना, जिसने लूट मचाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उसने एक नहीं बल्कि कई बार अंग्रेजों के माल पर हाथ साफ किया। अंग्रेजों को लूटने में सुल्ताना कोई शर्म नहीं आती थी। कहा जाता है कि मात्र 17 साल की छोटी सी उम्र में सुल्ताना डाकू बन गया था और उसने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया। गरीबों से उनका हक छीनने वाली अंग्रेजों की नीतियों ने सुल्ताना को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और उसने ये प्रण लिया कि अब वो अंग्रेजों की बैंड बजाकर ही छोड़ेगा, जिसकी वजह से पिछड़े और गरीब समाज के लोगों के लिए सुल्ताना उम्मीद की किरण बनकर उभरा। धीरे धीरे उसे लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया और इसी समर्थन के बल पर मात्र 1 साल के अंदर सुल्ताना ने 100 डकैतों का एक बड़ा सा गैंग बना लिया था। सुल्ताना की नजर हमेशा गरीबों के खून पसीने से इकट्ठा किए गए अंग्रेजी खजाने पर रहती थी। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के इलाके में सुल्ताना डाकू का खौफ पूरी तरह से फैल गया था। ये रास्ता गरीब और पिछड़े हुए लोगों के लिए था, जो पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन कोई भी अंग्रेज अधिकारी इस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उनके लिए रास्ता किसी मौत के कुएं से कम नहीं था। सुल्ताना के डकैतों ने इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखनी शुरू कर दी, जो हमेशा अंग्रेजों, जमींदारों और दीवानों का खजाना लूटने की फिराक में लगे रहते थे। उस वक्त नैनीताल के राजनिवास और देहरादून की तरफ जाने वाला रास्ता नजीबाबाद की तरफ से होकर जाता था। अंग्रेजों का जो भी काफिला उधर से गुजरता, सुल्ताना के डकैत घात लगाकर उनको लूट लेते। सुल्ताना के खौफ से अंग्रेजों ने उस जगह पर अपनी चौकसी बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज सुल्ताना और उसकी गैंग को कुछ नहीं कह पा रहे थे। धीरे धीरे सुल्ताना अपनी लूटपाट के इलाके का बढ़ाने लगा और देखते देखते सुल्ताना खौफ दूसरा नाम बन गया। अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की मदद करने वाला सुल्ताना गांव वालों के बीच काफी ज्यादा मशहूर था। सुल्ताना ने कई बार माल से लदी हुई अंग्रेजी रेलगाड़ियों को लूटा और उसने कई ऐसी लूट वारदातों का अंजाम दिया जिसके बारे में सोच पाना भी नामुमकिन सा लगता है। अंग्रेजों की टाइट सिक्योरिटी के बावजूद सुल्ताना उनके बीच घुसता और सब कुछ लूट कर हथिया लेता, जिसके बाद लूटा हुआ वो माल गरीबों और जरूरतमंदों को देता। अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने की इसी फितरत ने सुल्ताना को एक मसीहा बना दिया था, जो दिखने में पतला दुबला सा एक साधारण आदमी था, लेकिन लोगों की मदद करना और अंग्रेजों को सबक सिखाना मानो उसके खून में दौड़ता था। उत्तर प्रदेश के पूर्व में गोंडा से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक सिर्फ और सिर्फ सुल्ताना का ही राज चलता था। अंग्रेज दिन रात उसे खोजने में लगे हुए थे, लेकिन अपने चालाक दिमाग के चलते वो हर बार बच निकलता था। कहते हैं कि डकैती डालने से पहले लूटे जाने वाले परिवार को बाकायदा चिट्ठी भेजकर अपने आने की सूचना दे दिया करता था कि मैं आने वाला हूँ, अपने माल संभाल लो। इसी को लेकर एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है कि सुल्ताना ने कोते लाल गिरधारी लाल फार्म के उस समय के मालिक रतन लाला लाल के घर पर चिट्ठी भिजवाकर 20,000 रुपए की मांग कर डाली। उस समय हल्द्वानी में मोहल्ले के लोग सड़क पर चारपाई लगाकर सोया करते थे। पैसे न मिलने के बाद खुद सुल्ताना वहां जा पहुंचा और लाला से तिजोरी की चाबी मांगी। सड़क पर लेटे लाला ने बिना कुछ पूछे सुल्ताना को चाबी दे दी और जब सुल्ताना ने तिजोरी खोली तो उसके अंदर बेशुमार दौलत निकली। तब सुल्ताना ने लाला से पूछा कि मैंने तो सिर्फ 20,000 मांगे थे, तुमने मुझे पूरी तिजोरी की चाबी क्यों दी? जिसके जवाब में लाला ने कहा कि मुझे तुम्हारी जुबान पर भरोसा है, तुम 20,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं लोगे। लाला की ये बात सुनने के बाद सुल्ताना बिना पैसा लिए वहां से चला गया, लेकिन लाला ने भी सुल्ताना के छोड़े हुए 20,000 में से मथुरा में धर्मशालाएं बनवाई और कुएं खुदवाए, यहाँ तक कि उसी पैसे से स्कूल के लिए जमीन भी खरीदी। पर दोस्तों, ये कहानी आप पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सुल्ताना की जिंदगी में सिर्फ लूटपाट ही नहीं थी। कहा जाता है कि पतले दुबले और काले से दिखने वाले सुल्ताना के ऊपर एक गोरी मैम फिदा हो गई थी। वो सुल्ताना से पागलों की तरह प्यार करती थी। उसने सुल्ताना डाकू को अपने दिल की बात भी कही, लेकिन सुल्ताना डाकू ने एक डांस करने वाली फुलकन बाई नाम की लड़की का अपहरण कर रखा था। अब इस विषय में ज्यादा बातें तो नहीं कही गई हैं, लेकिन कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू के जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं थी। सुल्ताना डाकू ने अपने घोड़े का नाम महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर चेतक रखा।
वहीं अंग्रेजों से दुश्मनी दिखाने के लिए अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा। अपराध करने में कुशल सुल्ताना कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि वो अपने मुंह के अंदर चाकू भी छुपा सकता था और समय आने पर उसको इस्तेमाल कर लेता था। सुल्ताना गठीला बदन का छोटे कद वाला डाकू था, जिसके मन में गरीबों के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी थी, जिसे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, लेकिन गरीबों के लिए वो कुछ भी कर गुजरता था। सुल्ताना ने कभी किसी दुर्बल व्यक्ति से पैसे नहीं छीने। वो गरीबों और असहाय लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहा, यहाँ तक कि वो गरीब घरों की लड़कियों के विवाह में भी मदद किया करता था और महिलाओं के प्रति उत्पीड़न उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। खुद जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब सुल्ताना इंडियाज रॉबिन हुड में सुल्ताना के चरित्र के बारे में बताते हुए एक जगह ये भी लिखा है कि एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में सुल्ताना ने किसी निर्धन आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब जब उससे चंदा मांगा गया उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदारों से उसने जब कभी भी कुछ खरीदा उसने उस सामान को हमेशा दोगुना करके दाम चुकाया। विभिन्न बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुल्ताना कितने बड़े दिल का इंसान था। एक किस्सा तो ये भी मशहूर है कि सुल्ताना के दल का एक डाकू नवविवाहिता को लेकर के उठ गया, जिस बात से गुस्सा होकर सुल्ताना ने उस डाकू को सजा सुनाई और उस महिला को तोहफा देकर सम्मान के साथ उसके घर पहुंचाया। जगह जगह पर सुल्ताना के विश्वास पात्र खबरी हुआ करते थे, जिनकी मदद से सुल्ताना बहुत ही चालाकी से अपनी गिरफ्तारी से बच जाता था। कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था, क्योंकि लोगों के दिल में सुल्ताना के लिए एक इज्जत और सम्मान था। लोग ये जानते थे कि यह डाकू भले ही है लेकिन बुरा इंसान नहीं है। बताया जाता है कि नजीबाबाद में सुल्ताना के एक वीरान पड़े किले को अपना गुप्त ठिकाना बनाया था। 400 साल पहले बनाए गए इस किले के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं, जिसे आज सुल्ताना के किले के नाम से जानते हैं। आपको बता दें 300 लोगों के गिरोह के साथ सुल्ताना के पास आधुनिक हथियार तो थे ही, उसके साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा वफादार और अनुशासित किस्म का शख्स था, जो अपने गिरोह के एक शख्स को एकता में बनाए रखता था और इस तरह के संगठित गिरोह के सामने पुलिस भी खौफ खाती थी। गरीबों का मसीहा कहा जाने वाला सुल्ताना हमेशा बचकर निकल जाता था। चप्पे चप्पे पर लोग उसके जासूस बनने के लिए तैयार थे। लोग सुल्ताना की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। न सिर्फ सुल्ताना के गिरोह के लोग, बल्कि जिन लोगों की सुल्ताना मदद करता था वो भी उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे और इसकी वजह से अंग्रेज सरकार दिन रात सुल्ताना की खोज में लगी रही, लेकिन उनके हाथ कुछ भी न आया। अंग्रेज सरकार ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए 300 जवानों की टीम बनाई थी, जिनके पास आधुनिक हथियार मौजूद थे। खासतौर पर फ्रेडी यंग नाम के पुलिस ऑफिसर को सुल्ताना को पकड़ने के लिए बुलाया गया। 300 सिपाहियों और 500 घुड़सवारों की फौज लेकर फ्रेडी यंग ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार के बीच 14 बार छापा मारा और आखिरकार 24 दिसंबर 1923 को नजीबाबाद जिले के जंगलों से सुल्ताना को गिरफ्तार कर हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी सुल्ताना डाकू की कहानी, जिसने सच में अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर दी थी। अब आप खुद ही बताइए, क्या इन्हें डाकू कहना सही है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।